This is Muhammad Mudassir Alam, and you are watching me on youtube.com/md Mudassir Alam channel. We are bringing an exclusive show, the Mudassir Talk Show, an exclusive show to inspire you, an exclusive show to motivate you, an exclusive show to shape up your career. द मुदस्सिर टॉक शो के इस खास एपिसोड में हमारे साथ तीन खास गेस्ट हैं। उनका हम बारी बारी से आपसे इंट्रोडक्शन करवाएंगे, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिरोज आलम साहब से कि वो अपना इंट्रोडक्शन दें, और मैं चाहूंगा कि आप अपने जो जिस लैंग्वेज को आप बिलोंग करते हैं, स्पेनिश, उसी में ही अपना इंट्रोडक्शन दें। फिरोज साहब। Buenas tardes, mis amigos, compañeros que están escuchando. Hello, good evening, Assalamu alaikum. My name is Firoz Alam. मैंने स्पेनिश लैंग्वेज किया है JNU से, और अभी मैं लार्सन एंड टुब्रो में पिछले 4 सालों से जॉब कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने IBM में 9.5 साल और जेनपैक्ट फिलिप्स इंडिया लिमिटेड में काम किया। उसके बाद मुझे इन्हीं कंपनियों के दौरान मुझे मेक्सिको, स्पेन, और क्योंकि मैंने स्पेनिश लैंग्वेज किया है तो मुझे स्पेनिश कल्चर को जानने का बहुत करीब से मौका मिला, और मैं स्पेन, मेक्सिको जैसे कंट्रीज में मैं गया और वहाँ पर मैंने प्रोसेस को सीखा, और उसके साथ साथ वहाँ के जो कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं इंडिया और स्पेन और मेक्सिको, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के बाकी और दूसरे शहरों में जहाँ पर मुझे जाने का मौका मिला और मैं रहा वहाँ पर, और काफ़ी एक जर्नी मैंने स्टार्ट किया था JNU से। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन स्पेनिश लैंग्वेज में ही किया था, और मेरी बेसिक पढ़ाई किशनगंज से हुई, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा। मैंने 10th नेशनल हाई स्कूल से किया, उसके बाद +2 मारवाड़ी कॉलेज से साइंस में किया, और फिर उसके बाद मेरे सामने में चैलेंज था कि आगे मुझे मेडिकल करना है या फिर मुझे नई करियर अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी है। तो फिर मैं दिल्ली गया, और दिल्ली में JNU का फॉर्म निकला हुआ था उस वक्त। तो और क्योंकि सुना था कि JNU का एंट्रेंस बहुत टफ होता है, तो मैंने एक चैलेंज के तौर पर उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम को लिया, और फिर वो मैंने क्रैक किया और मुझे JNU में एडमिशन का मौका मिला, और फिर वहाँ से मैंने स्पेनिश लैंग्वेज की पढ़ाई की, और उसके बाद अलग अलग कंपनीज में काम करने का मौका मिला। फिलिप्स इंडिया लिमिटेड में, जेनपैक्ट में, IBM में करीब 9.5 साल सबसे मेरा दौर रहा IBM में। उसके बाद अभी मैं पिछले 4 साल से लार्सन एंड टुब्रो में जॉब कर रहा हूँ। हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं शाह कमाल साहब। वो भी लैंग्वेज एक्सपर्ट ही, लैंग्वेज फील्ड में ही जॉब करते हैं। मैं चाहूंगा कि शाह कमाल, आपका खैर मकदम है हमारे शो में। आप अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दें, आप बताएं कि आपने कौन सा कोर्स किया है और फिलहाल आप कहाँ जॉब कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओला, बुआ नोइस टोdos। मेरा नाम शाह कमाल है। मैं एक पोर्तुगीज़ लैंग्वेज एक्सपर्ट हूँ। मैं कटिहार के गांव दशना का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग कैसन पब्लिक स्कूल से हुई। वहाँ मैंने 1st to 5th पढ़ाई की। उसके बाद मेरा एडमिशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो गया। वहाँ से मैंने 12th कंप्लीट किया। 12th कंप्लीट करने के बाद मेरा एडमिशन जामिया में BA इन सोशियोलॉजी में हो गया। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन के बाद मेरे जहन में कहीं ना कहीं ये आया कि मुझे कुछ ऐसा कोर्स करना चाहिए जिससे कि मेरी जॉब जल्दी लग जाए। तो लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत उस टाइम में आइडिया था मुझे कि लैंग्वेज करने पे जॉब लग जाती है। तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि पोर्तुगीज़ लैंग्वेज का फॉर्म आया है DU का, उसको भर दो। मैंने वही किया, पोर्तुगीज़ लैंग्वेज का फॉर्म भर दिया, और फॉर्म भरने के बाद मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तो मैंने एडमिशन ले लिया उसमें। कोर्स के दौरान ही मेरे फादर की डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी जो है वो बढ़ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई थी, और बड़े भैया भी बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे। मतलब तो घर में इतनी अर्निंग थी नहीं। तो मैंने क्या किया, फिर कोर्स किसी तरह कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद उसे कंप्लीट
कंप्लीट किया किसी तरह, और फिर इंटरव्यू वगैरह देने लगा। इंटरव्यू दिया बहुत सारा, फिर ट्यूशन्स वगैरह भी पढ़ाया उसी टाइम में। तो इंटरव्यू देने के बाद मेरी जॉब जो है वो चंडीगढ़ में एक कंपनी में लगी जिसका नाम पैरेक्सन इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड है। फिर वहाँ से मैंने वहाँ 1 साल 2 महीने काम किया। फिर मेरी जॉब IBM हैदराबाद में लग गई। IBM हैदराबाद में मैंने 5 साल काम किया। 5 उसके बाद फिर अब जो है मैं पिछले अक्टूबर ही मैंने कैपजेमिनी जॉइन किया है एज ए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। और उससे पहले मेरी जॉब एक्सेंचर में भी लगी थी, लेकिन मैं थोड़ा-सा अभी लैंग्वेज से थोड़ा अलग हो गया हूँ। लेकिन लैंग्वेज को बरकरार रखना है, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं इनवाइट करूंगा जलीस नसरी साहब, काफ़ी एक्सपीरियंस हैं लैंग्वेज फील्ड में, अरबिक में उनकी काफ़ी महारत हासिल की है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। नाम पता ही है, जलीस अख्तर नसीरी। मैंने BA से लेकर ग्रेजुएशन से लेकर के PhD तक JNU से तालीम हासिल की है। मेजर अरबिक रहा है, फॉरेन लैंग्वेज। MPhil मेरा अरबिक मीडिया में है, अरबिक मीडिया इन ब्रिटेन। और MA मेरा जर्नलिज्म में है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। और जामिया मिल्लिया से मैंने ट्रांसलेशन, अरबिक ट्रांसलेशन में एक एडवांस डिप्लोमा किया है। करियर की शुरुआत मैंने जर्नलिज्म से की। अभी ज़ाहिर है मेरा जो काम है वो लैंग्वेज पे है, अपनी कंपनी है। शुरुआत मैंने जर्नलिज्म से की। जर्नलिज्म के एक अखबार में 2 साल काम किया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के तहत एक ऑफिस है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर न्यूज़ मॉनिटर था, अरबिक और उर्दू न्यूज़ मॉनिटर। फिर न्यूज़ एनालिस्ट के तौर पर काम किया। बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें है बिल के भी। वहाँ से 2014-15 को मैं अलग हुआ और फिर ये पूरी तरह से ट्रांसलेशन के बिज़नेस में हूँ। मेरी अपनी एक कंपनी है जिसमें 100 से ज़ायद ज़बानों में काम होता है। और इनफैक्ट एज अ फ्रीलांसर मैं BA के बाद से ही, ग्रेजुएशन के बाद से ही काम करता था। फिर एक क्लाइंटेल बन गया था और बाद में ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अब बिजनेस ही करना है लैंग्वेज में। फिरोज साहब, आपका स्पेनिश में काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है और मैं चाहता हूं कि जो आपका प्रोफेशनल करियर है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि इस तरफ आपने जो करियर बनाया, कैसा करियर ऑप्शन है स्पेनिश में इंडिया में, और कैसे अगर कोई इस फील्ड में जाना चाहता है तो कैसे प्रोसीड कर सकता है। जो अहम बात है, जब हमने पढ़ाई की थी स्पेनिश लैंग्वेज की, तो जहाँ तक मुझे याद है 2000 की बात है, जब मैंने JNU का फॉर्म भरा था, तो हमसे 1 साल सीनियर हमारे इस्लामपुर के एक साथी हैं, हसन राना भाई, वही स्पेनिश किए थे। और किशनगंज के इतिहास में शायद मैं दूसरा लड़का था जो स्पेनिश किया था। और उसके बाद तब हमें पता नहीं था कि स्पेनिश में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन जो वक्त गुजरता गया 2001 और 2002 में, जब ग्लोबलाइजेशन और उसके कारण जो है मार्केट ओपन हुआ और मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे HP और रॉयटर्स और थॉमसन और बहुत सारी कंपनियां जो है, जेनपैक, सारी कंपनियां जो है अपनी ऑफिसेस को जो है इंडिया में इस्टेब्लिश करने लगे। और फिर अपने प्रोसेस को यूरोपियन कंट्रीज से, मैक्सिको से, लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज हैं वहाँ से इंडिया जब माइग्रेट करने की बात जब आई, तब लैंग्वेज का डिमांड बहुत बढ़ा। और इस हद तक बढ़ा कि हमारे जो सीनियर थे किस JNU में, जो काफ़ी लंबे अरसे तक या तो फिर अपने छोटे मोटे जो है ट्रांसलेशन का काम करके अपना ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे, या फिर प्रोफेसर में, या फिर एम्बेसीज में जॉब कर रहे थे, उन तमाम लोगों को जो है एक हम जॉब करने का मौका मिला। फिर उन लोगों ने जो है सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में सेटल हो गए। और तब से लेकर आज तक मार्केट में जो है वो जो लैंग्वेज की जो डिमांड है वो अभी तक बरकरार है। और मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैंने जब ये लैंग्वेज किया था तो मुझे पता नहीं था कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में है। लेकिन जो मैं वक्त गुजरता गया, मैंने अपने जितने सारे जो हमारे सीमांचल और खासकर किशनगंज के जो नौजवान बच्चे थे, जिनको एक अलग करने की जो ख्वाहिश थी,
और जो भी हमारे कंसल्ट में रहे और जो हमसे पूछे कि हमें क्या करना चाहिए, मैंने बिला झिझक और बहुत ही ईमानदारी से मैंने उन्हें कहा कि आप लोग नए करियर एक्सप्लोर कीजिए। डॉक्टर इंजीनियर तो हमारे किशनगंज के लोगों का एक ट्रेडिशनल प्रोफेशन था कि भाई हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकालत करनी है। लेकिन हम लोगों ने जो है एक लोगों को जो है मोटिवेट किया, बताया सबसे पहले कि भाई लैंग्वेज भी जो है एक करियर आप बना सकते हैं, जिसमें कि आपको अलग अलग कंट्रीज जाने के साथ साथ वहाँ के कंट्री के कल्चरली आप अवेयर होंगे, लोगों से मिलेंगे और पैसे भी कमाएंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से किशनगंज के ही जो है आज कम से कम 30 या 40 लड़के हैं जो कि लैंग्वेज करके जो है बहुत अच्छा खासा मतलब सैलरी में जो है अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं और कमा भी रहे हैं। हमारे साथ शाह कमाल है। शाह कमाल इस फील्ड में मुझे जहाँ तक लगता है कंपैरेटिवली न्यू आए हैं। तो आपने जैसे बताया कि शाह कमाल के आपने पहले दूसरे कोर्सेज भी किए हैं, तो इस तरफ आप कैसे आए? और बीइंग मैं कहूँगा कि आप इस फील्ड में नए हैं, आपके क्या चैलेंजेस थी इस फील्ड में, और अभी क्या इनकरेज करता है आगे बढ़ने के? अगर मैं लैंग्वेज एज ए करियर की बात करूँ तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। मल्टीनेशनल कंपनीज में आपकी जॉब लग सकती है, एम्बेसीज में लग सकती है, या कोई प्रोग्राम हो रहा है मतलब इंटर कंट्रीज इसमें, तो उसमें एज ए इंटरप्रेटर आप जॉब कर सकते हैं। और बाहर से कुछ लोग आए हैं टू एज ए टूरिस्ट गाइड भी आप काम कर सकते हैं। तो हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको पैकेज भी बढ़िया देते हैं वो, मतलब आपकी सैलरी भी अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मतलब ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं जो बोलना चाहूँगा वो ये है कि पैंडेमिक के टाइम में, पैंडेमिक जहाँ काफ़ी लोगों की जॉब जा रही थी, मतलब सैलरी कम हो रहे थे, जॉब जा रही थी, वहाँ मैंने कई इंटरव्यू फेस किया। मतलब पैंडेमिक में भी जॉब्स जो है, मैं नौकरी पे जब भी देखता था अक्सर क्या था कि नौकरीज का कुछ ना कुछ आता रहता था, चाहे वो स्पेनिश हो, अरेबिक हो, चाहे फ्रेंच हो, जर्मन हो, पोर्तुगीज़ हो, थाई थाई हो, इवन के मलयालम लैंग्वेज वगैरह की भी जॉब आ रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी। और मैंने अभी एक्सेंचर ज्वाइन किया था। एक्सेंचर वाले मुझसे बोलते हैं, सीनियर मैनेजर मुझसे ये बोलता है कि कुछ नॉर्मल होता तो आपको मैं छोड़ देता, लेकिन आप क्योंकि एक लैंग्वेज एक्सपर्ट है, आपको मैं जल्दी छोड़ना नहीं चाहूँगा। तो मतलब ये है कि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। मैं इसका ये मतलब नहीं है कि और सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस नहीं है, और सारी चीज़ों के साथ साथ इसकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इसको समझने की ज़रूरत है, यूथ को समझने की ज़रूरत है। जहाँ लोग परेशान रहते हैं जॉब वॉब करने के लिए, मैं अगर आप परेशान हैं या कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें हो रही हैं और जल्दी आप चाहते हैं कि आपकी जल्दी जॉब लग जाए, तो एज ए लैंग्वेज एक्सपर्ट आप ये कर सकते हैं। कोई लैंग्वेज सीख लीजिए, उसके बाद जो है आप जॉब करिए। मतलब लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात कह के जो मतलब ये तो है प्रॉब्लम, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी देखना पड़ेगा, पॉजिटिव साइड भी देखना पड़ेगा कि हम पॉजिटिव कैसे रहें, क्योंकि नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा है और सच्चाई भी है। इसका कोई ये मतलब नहीं है कि मैं सच्चाई से कर रहा हूँ, सच्चाई भी है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि आपको अपने लिए भी देखना पड़ेगा। बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन अपने, क्योंकि हमें अपना करियर देखना है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि कोई लैंग्वेज सीख लें और मतलब जिसका मार्केट में ज़्यादा डिमांड हो उसको सीख करके उसमें जॉब करने लगे। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो मसला है वो कम से कम सॉल्व हो जाए, उसके बाद हम जो है अपने इश्यूज को रखें। तो ये एक है जो कर सकते हैं। हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं जलीस नसीरी साहब। उनका भी लंबा एक्सपीरियंस रहा है। उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस फील्ड की तरफ वो कैसे आए और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं अरेबिक की, इंडिया में अगर कोई काम करना चाहे इस फील्ड में। इसमें कोई करियर कैसे बना सकता है, उसके कई तरीके हैं। पहली बात तो मैं इसकी लैंग्वेज पढ़ के या फॉरेन लैंग्वेज पढ़ के ख़ास करके इसके जो करियर ऑप्शंस हैं, इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मैं बताता हूँ। फिर मैं बहुत ही मुख्तसर और शॉर्ट में उसके चैलेंजेस पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा, क्योंकि टाइम भी आपके पास बहुत कम है। लैंग्वेज पढ़ने के बाद, फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने के बाद या तो एक लिंग्विस्ट या ट्रांसलेटर प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकता है, जो कंपनी के इंडिया में है,
और या वो फ्रीलांस काम कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफिस में भी इसका काम मिलता है। मतलब बहुत से लोग एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी जॉब करते हैं। लेक्चरशिप है तो जाहिर है वो नेट और पीएचडी के बाद होता है। एज अ ट्रांसलेटर भी काफ़ी ऑफिस में है, लोग एज अ ट्रांसलेटर काम करते हैं, वो जनरली इंडियन लैंग्वेजेस में है। तो फॉरेन लैंग्वेज के लिए गवर्नमेंट जॉब के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। मैक्सिमम लोग प्राइवेट कंपनीज जो कंपनीज में काम जो करते हैं और एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं। तो ये एक 3 ऑप्शन है करियर का। लोग बहुत कम हैं इसलिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें लोग बहुत कम है, मैन पावर बहुत कम है और अच्छे ट्रांसलेटर की आज बहुत कमी है। ये तो एक ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन है एज अ फ्रीलांसर काम करना। तो जो कि मैं खुद एज अ फ्रीलांसर ही स्टार्ट किया था अपने ग्रेजुएशन के बाद। एज अ फ्रीलांसर काम करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है इंडिया में। वो इसलिए क्योंकि इसके इंडिया में अब तक ये एक आइसोलेटेड करियर रहा है और आइसोलेटेड बिजनेस भी है। मैं खुद, मेरी जो कंपनी है इसके बारे में मैं अगर किसी को बताता हूँ कि मेरी एक ट्रांसलेशन की कंपनी है, तो पहले उसको बहुत ही डिटेल में समझाना पड़ता है कि इसमें होता क्या है। तो उसकी वजह यह है कि आज कोई भी एक फ्रीलांस ट्रांसलेटर वो ये नहीं बोलता है कि नहीं हम एक ट्रांसलेटर हैं, हम एक वो एक मतलब एक करियर के तौर पे इसको नहीं जो नहीं बता पाता है। जैसे एक लॉयर भी एक फ्रीलांसर है, एक डॉक्टर भी एक फ्रीलांसर होता है अगर वो कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। लेकिन एक ट्रांसलेटर बन के या एक लिंग्विस्ट बन के वो ये नहीं बोल पाता हूँ कि मैं एक ट्रांसलेटर हूँ, क्योंकि यह इसके बारे में यहाँ के लोगों को पता नहीं है। उसकी एक वजह शायद ये है कि ट्रांसलेटर्स के लिए इंडिया में कोई रेगुलेटिंग एजेंसी नहीं है। जैसे कि लॉयर्स के लिए बार काउंसिल है, मेडिकल फील्ड के लिए एमसीआई है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और दूसरे एजेंसीज भी हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के लिए यूजीसी है। इस तरह से ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेशन फील्ड के लिए या ट्रांसलेटर्स के लिए कोई ऐसी यहाँ पर रेगुलेटिंग एजेंसी नहीं है। हालांकि जो दूसरे डेवलप कंट्रीज़ हैं, यूएसए है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर तकरीबन सभी कंट्रीज़ में इसके ट्रांसलेटर्स के लिए रेगुलेटिंग एजेंसी है। ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही फेमस है नाथी, NAATI, नेशनल एक्रेडिटेशन अथॉरिटी फॉर ट्रांसलेटर्स, ये है। तो यहाँ पर ये कोई नहीं है अभी। अगर कोई क्लाइंट ये बोले कि आप एक ट्रांसलेशन कीजिए और उसको सर्टिफाई कीजिए, तो कोई भी उसको सर्टिफाई नहीं कर पाता है। वो किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी का जो अरबिक का या किसी भी फॉरेन लैंग्वेज का जो मतलब प्रोफेसर है वो उसको सर्टिफाई करता है। तो बस एक सर्टिफिकेशन का बस यही एक मेथड है। तो इसमें ये चैलेंजेस हैं। उसके अलावा जिन कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में या जिन इंस्टीट्यूट्स में लैंग्वेज की पढ़ाई होती है वहाँ पे लैंग्वेज तो पढ़ा दिया जाता है, लेकिन इंडस्ट्री से आप कैसे जुड़ेंगे, इंडस्ट्री की जो ट्रांसलेशन इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और उसको आप कैसे फुलफिल करेंगे, तो इसके बारे में कुछ बताया नहीं जाते वहाँ पे। आजकल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है ये नहीं बताया जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। अभी उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ट्रांसलेशन में जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, ट्रांसलेशन में जो मेमोरी टूल्स यूज़ होते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में इसके बारे में उसको पता ही नहीं है। जैसे ट्रेडोस है, SDL ट्रेडोस, ये बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस ट्रांसलेशन मेमोरी टूल है। इसके बारे में न तो मैक्सिमम में बहुत ही अजीब सा लगता है ये बोलने में। जैसे फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई JNU में होती है, पूरा मतलब ग्रेजुएशन वहाँ पर सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज ही में होता है। वहाँ के किसी स्टूडेंट को अगर ये पूछ लें कि ट्रेडोस क्या है या मेमोक्यू क्या है, इस तरह की जो ट्रांसलेशन मेमोरी टूल्स हैं जो वाइडली इस्तेमाल होते हैं, और इसके बिना आज आप ट्रांसलेशन इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते, इसके बारे में उनको पता नहीं है। मैं कई टूल यूज़ करता हूँ, लेकिन जो ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ वो है SDL ट्रेडोस। तो ये टूल क्या है कि अगर आप 10,000 वर्ड्स ट्रांसलेट करेंगे 10 दिन में, उसको अगर उस टूल के ज़रिए अगर हम उसको ट्रांसलेट करें तो वो 10,000 वर्ड्स मैं 2 दिन में करूँगा या 10 आवर्स में करूँगा। उसमें होता क्या है, जैसे एक बुक आपको ट्रांसलेट करना है तो बहुत ही बड़ी बुक होती है, उसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग्स होते हैं। तो
जो ट्रांसलेटर होता है ना, वो फॉर्मेटिंग को देख के घबरा जाता है कि इतने सारे फॉर्मेट्स हैं, इसको मैं करूँगा कैसे। तो जब टूल का हम यूज़ करते हैं तो उसमें सिंपली क्या करना होता है कि उस पूरी फाइल को, पीडीएफ फाइल हो या वर्ड में हो या कोई भी एडिटेबल सॉफ्टवेयर हो, उसमें अगर वो फाइल है उसको सिंपली उस सॉफ्टवेयर में अपलोड कर देते हैं। फिर जब ओपन होता है तो एक 2 कॉलम फॉर्मेट बन के वो फाइल ओपन हो जाती है और इजीली ट्रांसलेट कर लेता है पूरा जो पूरी फाइल। उसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। फिर जब पूरा ट्रांसलेशन कंप्लीट करके जब उसको डाउनलोड करते हैं तो एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में वो डाउनलोड होता है जिस फॉर्मेट में वो सोर्स लैंग्वेज में था। इतना ईजी है। और इसको मेमोरी टूल इसलिए कहते हैं कि एक सेंटेंस का या एक फ्रेज का ट्रांसलेट अगर ज़िंदगी में आपने एक बार कर दिया, उसको फिर दोबारा आपको नहीं करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि आई एम ईटिंग, इसका ट्रांसलेशन आपने उर्दू में कर दिया, हिंदी में कर दिया कि मैं खा रहा हूँ। अगर आपने एक बार उस टूल पे इसको ट्रांसलेट कर दिया तो जब भी ये फ्रेज या ये सेंटेंस आएगा वो ऑटोमेटिक उसको सजेस्ट करेगा कि ये इसका ट्रांसलेशन हो गया, उसको सिर्फ ओके करना है। तो अब आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि कितना इसमें टाइम सेविंग है। फॉर्मेटिंग का टाइम सेविंग होता है। आपको टूल अगर यूज़ करेंगे तो आपको डिक्शनरी नहीं देखना है, 50 किस्म के एक टर्म का 50 मीनिंग वहीं पर जो है सजेशन आपको मिल जाएगा। तो बहुत इजी हो जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है। और दूसरी अहम चीज़ है जो बहुत बड़ा चैलेंज है, सब स्टूडेंट ये अमूमन मुझे पूछते हैं कि क्लाइंट कहाँ से मिलता है। ये चीज़ न तो इंस्टीट्यूट्स में बताया जाता है कि आप क्लाइंट्स कैसे हासिल करें। ये पूरी तरह से एक बिजनेस है और आपको कंज्यूमर के बिहेवियर को जानना है, आपके कस्टमर को जानना है। ये चीज़, इन चीज़ों से वाकफियत गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूट का जो आज जो चल रहा है, वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। इस पर जैसे मैंने कहा रेगुलेटिंग एजेंसी के बारे में, ये बहुत ही इजीली अगर चाहे कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी तो एक ट्रांसलेशन की रेगुलेटिंग एजेंसी हो सकती है, बन सकती है। एक्सपर्ट हमारे साथ 3 हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगले सेगमेंट में आप लोग बारी-बारी से ये बताएं कि अगर कोई इस फील्ड में करियर बनाना चाहता है तो कैसे प्रोसीड कर सकता है, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए। इसके बारे में शुरुआत आप फिरोज साहब आप कीजिए। मैं मैं काफ़ी इनकरेज भी करता हूँ अपने नौजवान साथियों को, जो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, और ख़ास करके उन बच्चों को जो कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ जो चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और जो ट्रेडिशनल कोर्सेज़ हैं, जो काफ़ी लड़के जो हैं हमारे सीमांचल से और ख़ासकर किशनगंज से, जो लोग +2 करने के बाद अक्सर उन लोगों का और उनके पेरेंट्स का जो रुझान होता है कि भाई हमें इंजीनियर बनना है, मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, मुझे यूपीएससी में जाना है, या फिर मुझे मेडिकल की तैयारी करनी है। तो और बाकी अगर उस लीग से हट करके आप कुछ करना चाहते हैं, अपने करियर को लैंग्वेज की तरफ आना चाहते हैं, तो मैं उन तमाम लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप जेएनयू का एंट्रेंस फर्स्ट प्रेफरेंस तो आप जेएनयू को ही दें। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप लैंग्वेज की पढ़ाई कर सकते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी जो है लैंग्वेज की पढ़ाई शुरू की है, और दून यूनिवर्सिटी है। और इस तरह से मेरे ख्याल से हैदराबाद में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, और काफ़ी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर कि आप लोग अलग अलग लैंग्वेजेस को सीख करके अपने करियर बना सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैं अपने नौजवान साथियों को यही मैसेज, एक आखिरी संदेश देना चाहता हूँ कि आप तमाम नौजवान साथी जो लोग चाहते हैं कि हम कुछ अलग करें, और अलग करने के लिए ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, तो उन चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज सीखना उतना आसान भी नहीं है। जहाँ पर आपके आसपास न वो भाषा बोली जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्पेनिश ही सीखना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आपके और टीचर के और क्लासरूम से बाहर कहीं पर स्पेनिश नहीं बोली जाती है। तो आप लोगों को स्पेनिश सीखने के लिए काफ़ी डेडिकेशन की ज़रूरत होती है।
फिरोज साहब के बाद मैं चाहूंगा कि शाह कमाल आप भी बताएं कि इस फील्ड में अगर कोई करियर बनाना चाहता है तो उसे कैसे प्रोसीड करना चाहिए, क्या चैलेंजेस हैं, उनको कैसे टैकल करना चाहिए, और इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स की अगर मैं बात करूं तो मैं यंगस्टर्स और यूथ से बस यही कहूंगा कि आप जो है सबसे पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करिए। सबसे पहले पढ़ाई कंप्लीट करने का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन कम से कम करिए। या तो आप मतलब लैंग्वेज में करना चाहें चाहे लैंग्वेज में करिए, बीएससी करना चाहे बीएससी करिए, बीटेक करना चाहे बीटेक करिए, जो आपको ठीक लगता है वो करिए पहले। क्योंकि किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन मांगता है। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन करिए, उसके बाद ऑप्शंस देखिए। आप पूरा मतलब सारे ऑप्शंस देखिए। ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक ही चीज़ में अटके हुए नहीं, मत अटकिए। आप ऑप्शंस देखिए, आपको जो करना है वो करिए, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन ऑप्शंस देखिए। सही आदमी तक पहुंचने की कोशिश करिए। तो मैं कहूँगा सही चैनल तक पहुंचने की कोशिश करिए। दूसरा, आप ग्रेजुएशन एटलीस्ट करिए, ठीक है? जल्दी कुछ नहीं होता है। जलील साहब आपसे भी मेरा यही सवाल है कि कोई अगर अरेबिक फील्ड में करियर बनाना चाहता है तो वो कैसे परसुएट करे, कैसे प्लानिंग करे, तो आप बताएं कि कैसे कोई आगे बढ़ सकता है। इसमें कंक्लूजिंग जो मेरा कंक्लूजन है, कंक्लूडिंग रिमार्क वो ये है कि जो भी इसमें फॉरेन लैंग्वेज में करियर बनाना चाहता है उसको अपनी जो मदर टंग है वो उस मदर टंग पे भी फोकस करना चाहिए। क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं ट्रांसलेशन के, उनका एक रूल सेट है कि हम ट्रांसलेशन का वर्क, अगर फ्रीलांस हम वर्क किसी को असाइन करते हैं, वो सिर्फ नेटिव ही को करेंगे। मैं खुद अरबिक का एक्सपर्ट हूँ, पीएचडी की है अरबिक से, और एडवांस डिप्लोमा भी है जामिया से। लेकिन मेरे पास जो काम आता है वो हिंदी में आता है या उर्दू में आता है ज़्यादा से ज़्यादा। अरबिक का कभी कभी आता है, मतलब एज ए ट्रांसलेटर, एज ए फ्रीलांसर जब मैं अपनी बात करूँ तो। हालांकि मैं अभी मेरी अपनी कंपनी है हेम्स लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, उसमें 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस पे काम होता है। तो हम तो जो है काफ़ी लैंग्वेजेस पे काम करते हैं, आउटसोर्सिंग है जाहिर है। लेकिन एज ए फ्रीलांसर अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप अपने मदर टंग को स्ट्रॉन्ग ज़रूर कीजिए, तभी आपको काम मिलेगा। सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज पे आप काम नहीं कर सकते। फॉरेन लैंग्वेज वाले जो हैं वो किसी ऐसे ऑफिस में, अब जैसे फिरोज भाई शायद इसमें डिटेल में बता पाएंगे, जो ऑफिस में काम करते हैं वो अगर अगर इंडिया में एक ऑफिस है, उसको अगर किसी एक फॉरेन लैंग्वेज के लिंग्विस्ट की ज़रूरत है, तो जाहिर है कि वो फॉरेन कंट्री से, बाहर की कंट्री से हायर करना उसके लिए मुश्किल होता है। तो इंडिया ही के वो मैन पावर को हायर करते हैं, तो वहाँ पर तो काम कर सकता है फॉरेन लैंग्वेज पे। लेकिन एज अ फ्रीलांसर किसी फॉरेन लैंग्वेज में करियर बनाना थोड़ा टफ है। तो आप मदर टंग ही पे पहले फोकस कीजिए और फॉरेन लैंग्वेज को एक वो रखिए, एक सपोर्टिंग लैंग्वेज रखिए। तो ये है। और एक कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि जो इंडिया में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई होती है, वहाँ पर ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से उसको फेमिलियर कराए, इंडस्ट्री को समझे, और जो उसका जो कंज्यूमर है, जो उसकी सर्विस का जो कस्टमर है, उस कस्टमर के बिहेवियर को समझना ज़रूरी है। आपको कस्टमर कहाँ से मिलेगा, ये पूरी मार्केटिंग की चीज़ है। लेकिन ऑब्वियसली आप अगर मार्केट में जाना चाहते हैं तो मार्केट को आपको समझना ज़रूरी है। जनाब फिरोज आलम साहब, जलीस नसीरी साहब, डॉक्टर जलीस नसीरी एंड शाह कमाल साहब, आप सब एज एन एक्सपर्ट, फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट हमारे साथ इस खास शो में जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मुझे लगता है कि आपकी बातों को सुनकर, आप सबकी बातों को सुनकर वो स्टूडेंट, वो यूथ जो कि लैंग्वेज फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और जिनको कुछ जो प्लानिंग कर रहे थे, अभी तक कुछ ना कुछ उनके दिमाग में कंफ्यूजन था, आपकी बातों को सुनकर उनके कंफ्यूजन को, काफी कुछ कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा। अब हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये उम्मीद करते हैं, ये आशा करते हैं कि आप आगे और बढ़ें और आपको देखकर और भी यूथ इंस्पायर हो, एस्पायर हो कि वो लैंग्वेज फील्ड में अपना करियर बनाएं।